हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। मैं यहाँ पे एक्चुअली ये वीडियो में ये डिस्कस करने वाली कि मुझे लेबर पेन कैसे शुरू हुआ और मेरा सी सेक्शन हुआ तो उसके पहले मुझे लेबर पेन आ रहा था कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, ये सब वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और मुझे लेबर रूम में कितना टाइम तक रखा गया था और मेरा जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पर मुझे कितना टाइम लगा, मेरी बेबी मेरे पास कब तक आई, मतलब मुझे कितना टाइम रिकवरी के लिए लगा, फर्स्ट वॉक मेरा क्या क्या था, मतलब कैसे था क्या था, वो सब मैं ये वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहने, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है ना तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। सो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे लेबर पेन कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली लेबर पेन कौन से वीक में शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था। तो जो 39 वीक था ना, वहाँ पे मुझे 39 वीक का एकदम एंड डे था। एक्चुअली संडे को 39 वीक कंप्लीट होने वाला था, मेरा पूरा ही प्रेगनेंसी का 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था। वहाँ पे सैटरडे को मुझे लेबर पेन शुरू हुआ। जैसे एक्चुअली लेबर में अचानक से शुरू हो गया 11 बजे के आसपास, सुबह का 11 बजे मैं नाश्ता वाश्ता करके थोड़ी सी बैठी थी और मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया। मतलब 30 सेकंड पेन होता था, फिर 5-10 मिनट तक पेन होता था, फिर 30 सेकंड पेन होता था, फिर 5-10 मिनट तक कुछ पेन नहीं होता था। तो मुझे लगा कि ये फर्स्ट लेबर पेन है, अभी हो रहा है, थोड़े घंटे बाद ठीक हो जाएगा। बट 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा तो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, 2-1:30 बज गया, 2 बजने आया तो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और एक पेन है ना 30 सेकंड से 1-1 मिनट पे मतलब 1 मिनट तक चला गया। मुझे लगा था कि ये फर्स्ट लेबर पेन हो सकता है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो मुझे बोलेंगे कि थोड़ा दिन और वेट करो, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैं चेकअप के लिए गई थी और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला है और जहाँ से बच्चा पास होता है वो जगह भी इतनी ओपन नहीं हुई है। तो मुझे लगा और थोड़ा देर, मतलब 1 वीक तो जाएगा ही, या फिर सी सेक्शन की नौबत आ सकते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। बट जैसे ही मैं 2 बजा वैसे डॉक्टर के पास गई, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा मतलब अनबेरेबल था, सहा ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन था। तो फिर मैं फटाफट डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे डॉक्टर से कांटेक्ट वगैरह हुआ। मेरा जाने के बाद ही तुरंत ही एनएसटी हुआ कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो सब प्रॉपर चल रही है कि नहीं, बेबी जो है वो दर्द को सह पा रही है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें दर्द हो रहा है, हमारा जो लेबर पेन होता है वो बेबी को हार्म ना करे, इसके लिए एनएसटी वगैरह टेस्ट कराते हैं। और वहाँ पे अगर आपके बच्चेदानी का मुंह वगैरह नहीं खुला रहता है, आपको थोड़े भी डिस्चार्ज नहीं होते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, बट बाहर नहीं हुई थी, अंदर साइड हुई थी। जैसे डॉक्टर ने चेक किया तो ग्लव्स वगैरह में थोड़ी ब्लीडिंग थी, और वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी मुझे भी ये चीज़ का बाद में पता चला। क्योंकि मुझे ना, जैसे मैं 2 दिन पहले डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो कि जिससे बच्चेदानी का मुंह खुल सके। तो मैं ना एक्चुअली सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी थी, 2 दिन ही मैंने ये चीज़ की थी और मुझे ना 3rd डे ये लेबर पेन शुरू हो गया और वहाँ पे ब्लड जाने लगा और ना ही पानी जा रहा था, ना ही कुछ भी जा रहा था। और मतलब ये ब्लड जा रहा था इसके लिए पेन हो रहा था, ये लेबर पेन था एक्चुअल, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। बट पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था ना कि 4 घंटे का जो लेबर पेन था वो मैं सह नहीं पा रही थी। 4 घंटे बाद जो मेरी हालत थी ना, मतलब जैसे ही मैंने सुना एक्चुअली एनएसटी का जो टेस्ट था वो प्रॉपर नहीं आया, तो डॉक्टर ने यहाँ पे तुरंत ऑपरेशन करने का इंस्ट्रक्शन दिया। और 4 बजे के 2 बजे मैं हॉस्पिटल गई, 4 बजे के आसपास मेरा ऑपरेशन थिएटर रेडी होने लगा, मतलब मेरे को रेडी वगैरह किया गया। और जो लेबर रूम था वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे फटाफट पहले तो सारे ये सब लगा दे, यहाँ पे जाने के बाद आपको इंजेक्शन वगैरह तो लगा देते। वो सब जब हो रहा था, पेन भी हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि सहन नहीं जा रहा था। डॉक्टर भी टाइम पे नहीं आई थी, 10-15 मिनट लेट हो गया था। तो डॉक्टर के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा था जुबान से कि भाई पेन हो रहा है, डॉक्टर कहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो फटाफट एनेस्थीसिया दो और मुझे पेन ना हो ऐसी कुछ चीज़ दे दो या फिर दवाई दे दो, कुछ तो करो। बट ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो एनेस्थीसिया देते तभी जाके आपका जो लेबर पेन होता है वो शांत होता है वहाँ पे। तो आपका ऑपरेशन कर, मतलब बेबी डिलीवर होने में सिर्फ 15 मिनट्स लगे थे मुझे, जहाँ तक लग रहा है। 4:30 बजे डॉक्टर आई थी और 35 पे मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया था। 42 को मेरी बेबी डिलीवर भी हो गई थी। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब कि आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना तो नीचे की बॉडी, मतलब कि आपके कमर के नीचे की बॉडी जहाँ से आपका ऑपरेशन होता है, पेट के नीचे की समझ लीजिए, वहाँ तक ही सुन होता है। बाकी ऊपर आप लोगों को पूरा होश होता है कि आपका बेबी निकली कब बाहर, आपको कैसा लग रहा है। बेबी की आवाज़ जो फर्स्ट उसकी रोने की आवाज़ होती है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हो रहा है तो आपको वो आवाज़ नहीं सुने मिलती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में ये तो होता है कि बच्चा जैसे निकले उसकी फर्स्ट जो रोने की आवाज़ होती है वो सुनाई देती है, और ऑपरेशन में नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑपरेशन मतलब आपको होश पूरा रहता है कि आपकी बेबी डिलीवर हो चुकी है कि नहीं हुई है, पेन नहीं होता है। तो ये सब ऑपरेशन थिएटर में होता है। बाकी लेबर रूम में जब जैसे आप एडमिट होते हो आपको लेबर रूम में लेके जाया जाता है। अगर आपको लेबर पेन वगैरह हो रहा है, पेन तो मुझे सहा नहीं जा रहा था, इसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब पेन नहीं होता तो शायद कुछ चीज़ें मैं इंजॉय करती, वहाँ पे कुछ चीज़ों को फील करती, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, ऐसा लग रहा फटाफट हो। तो वहाँ पे वो सब जैसे आपको पेन हो रहा है उसी वक्त आप लोगों का, अगर सी सेक्शन का बात चल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को पहले आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर्स वगैरह निकाले जाएंगे, क्लीन वगैरह किया जाता है वहाँ पे।
बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दे के रखते हैं, जो कि सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं वो वाला इंजेक्शन जो दे के रखते हैं। बाकी एनएसटी वगैरह का टेस्ट होता है, जो पेट वगैरह पे ऐसे कुछ लगा के टेस्ट करते हैं, जैसे बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं ना, वैसा कुछ लगाते हैं। वो सब चीज़ें हो रही थी, वो सब इंजॉय करने की जगह पे ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तो ऑपरेशन के जस्ट बाद मुझे 10-15 मिनट बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया, नॉर्मल वार्ड में लेके आ गए। और वहाँ पे आपको ना एक्चुअली एक यूरिन की जो थैली रहती है, वो नली रहती है, वो लगाई रहती है आप लोगों को। उस दिन आप लोगों को कुछ खाने पीने ना दिया जाता है बेबी के लिए। एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग उस दिन जिस दिन बेबी हुई रहती है उस दिन ब्रेस्ट फीडिंग आप लोगों को नहीं कराने बोलते हैं, क्योंकि आपने वैसे भी कुछ खाया पिया नहीं रहते और आप लोगों का दूध भी 2-3 दिन बाद निकलता है। तो बेबी के लिए एक दूध का पाउडर लिखते हैं जो बेबी को आप लोगों को पिलाना रहता है उस दिन। और आप लोगों को ना उस दिन और नेक्स्ट डे भी शायद थोड़े घंटों के लिए आपको कुछ खाने पीने नहीं देते हैं। जब तक आप लोगों को गैस वगैरह पास नहीं होती है तब तक कुछ खाने पीने नहीं देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है ना एक्चुअली, जैसे आप लोगों को कुछ खाने पीने देते हैं, हल्का खाने पीने देते हैं, दाल वगैरह का पानी पीने देते हैं और एक मेडिसिन देते हैं जिस वजह से आप लोगों का जो मोशन हो वो हार्ड ना हो। और यहाँ पे ना एक्चुअली जब तक आपको मोशन पास नहीं होते हैं ना तब तक आपको डॉक्टर डिस्चार्ज भी नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन के बाद एक मोशन, नॉर्मल मोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा बहुत खाने देते हैं, क्योंकि हम हल्का फुल्का खाते वैसे मोशन नहीं होता। जब तक आपको मोशन नहीं होगा तब तक डिस्चार्ज नहीं देते। मैं जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पे ऐसा ही था, तो 4 दिन में मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। बाकी यहाँ पे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए ऑपरेशन के बाद। ऐसा नहीं हुआ कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसी दिन रात भर तक मैं उठी नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग हुआ मैं उठ खड़ी हुई और वहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी बेबी की केयर भी की। बेबी को गोद में लेती थी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा उनको दूध नहीं आ रहा लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, क्योंकि ना अगर बेबी ने ना 2-3 दिन तक आपके ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो वो भूल जाती है। इसके लिए तुरंत नेक्स्ट डे से ही डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस उन्हें दिलाते हैं, भले आपको दूध हो ना हो, क्योंकि दूध तो तुरंत नहीं होता है। इसके लिए पाउडर वगैरह लिख के देते हैं और घर पे आने के बाद आप जब घर की डाइट्स फॉलो करते हो तो आप लोगों को दूध प्रॉपर होने लग जाता है, तो बेबी प्रॉपर पीने लग जाती है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली सिर्फ उसी दिन आप लोगों को बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी बोलते, नेक्स्ट डे से दूध आ रहा हो ना आ रहा हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने बोल देते हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब तक आप हॉस्पिटल में होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी होते हैं, तो हॉस्पिटल में पैसे नहीं अच्छा होता। जैसे जितना जल्दी आपको डिस्चार्ज मिल जाए हॉस्पिटल से उतना ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे जो भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, घर पे आ जाते हो तो आप बेबी की भी केयर कर पाओगे, खुद की भी केयर कर पाओगे। तो हॉस्पिटल जर्नी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब मेरे को तो हॉस्पिटल में पसंद ही नहीं है जाना वैसे भी, लेकिन ये गुड न्यूज़ के लिए हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जाना ही पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे ना गाइज ये वीडियो के लिए इतना ही, मेरा एक्सपीरियंस यही था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना गाइज। बाय बाय।